हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने सेलों का संयोजन स्टार्ट किया था, ठीक है। और सेल में 2 वीडियो हो चुकी हैं, तीसरी वीडियो है सेल में क्या, सेलों का अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। 2 तरह के कॉम्बिनेशन थे ना, सीरीज और पैरेलल। तो पिछली वीडियो में आपने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया है, और अब जो मैं बात करने वाला हूं वो करूंगा सेलों के समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखो, चलो इधर देखो, हेडिंग रहेगी सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसकी बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो वही बात, सेल का पूरा प्रतीक कैसे बनेगा, ये तो सेल का ईएमएफ हो जाएगा और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। पहला सेल हो गया। अगर मैं बात करता श्रेणी क्रम की, अच्छा इसमें भी इसका ये प्लस ये माइनस, इसका ईएमएफ आपने कितना मान लिया E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया आपने R1। अब मैं बात करता अगर श्रेणी क्रम की तो बिल्कुल लाइन बाय जोड़ता, पर मुझे समांतर क्रम पढ़ना है। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं कि सबके पहले सिरे एक बिंदु पर, फिर सभी के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, इस तरीके से जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो ऐसे ही हमें सेलों का समांतर क्रम करना है। ये सेल पहला हो गया, एक सेल चलो और ले लो, कितने ले सकते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, क्या फर्क पड़ रहा है। ये प्लस और ये माइनस, ये E2 और ये R2, क्लियर है। अच्छा, संयोजन में क्या करेंगे कि इनके प्लस प्लस वाले सिरे, इसका प्लस और इसका प्लस, ये दोनों एक बिंदु पर, ठीक है। माइनस माइनस वाले एक बिंदु पर, और इन बिंदुओं के बीच में बच्चों जुड़ा होगा क्या, बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल। ये कॉम्बिनेशन है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, देखना ध्यान से। परिभाषा, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के समान ध्रुवता वाले पहले सिरे, समान ध्रुवता वाले, समान ध्रुवता वाले का मतलब आप समझ पाए क्या, कैसे प्लस प्लस की बात कर रहे हो तो सभी सेलों के प्लस प्लस होने चाहिए, माइनस ना हो जाए। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के समान ध्रुवता वाले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे समान ध्रुवता वाले सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों। दोबारा सुनिए परिभाषा, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के समान ध्रुवता वाले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे समान ध्रुवता वाले से माइनस 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 वो दूसरे बिंदु पर मिले हों, तथा इन बिंदुओं को कहाँ जोड़ें बच्चों, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाए। इन बिंदुओं को कहाँ जोड़ा जाए, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाए। ये सेलों का कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है बात यहां तक। परिभाषा उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गई होगी। हमने 2 सेल लिए हैं और कौन से क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। तो बच्चों समांतर क्रम में इसमें से जो करंट निकल रहा है मान लो I1 है, इसका करंट कितना मान लें I2, और यहाँ जो कुल करंट बह रहा है इसे कितना मान लें I। अरे क्लियर है बच्चों,
भाई इसमें से पहले में से करंट I1, समांतर क्रम में करंट अलग अलग होगा ना, तो पहले करंट I1 अलग हो गया, दूसरे का I2 अलग हो गया, कुल करंट कितना हो गया I, और अब जो वोल्टेज है वो समान रहेगा। इस बात को भी नोट करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या वोल्टेज को यहां टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं ना भाई, टर्मिनल वोल्टता समान तथा विद्युत धारा कैसी होगी, अलग अलग होगी, माना इन सेलों की विद्युत धारा I1 तथा I2 है। अतः समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समीकरण नंबर 1 यहाँ तक खेल समझ में आ गया। अब देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है संयोजनों में। आपको आप संधारित्र का पढ़ चुके हो, प्रतिरोधों का पढ़ चुके हो, सेलों की आप बात कर रहे हो, परिभाषा वगैरह खूब बन जाती है। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के पहले सिरे एक बिंदु पर, फिर दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, इन बिंदुओं के मध्य बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाए, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब बच्चों समांतर क्रम में बात करता हूँ, धारा अलग अलग है, वोल्टेज कैसा है समान, वो मैंने मान लिया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, सारे मान जमा दीजिए। इसमें क्या होगा, I की वैल्यू नहीं जमाएंगे हम। क्यों? क्योंकि नेट करंट तो मैं निकालता ही हूँ हमेशा। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं समांतर क्रम में। सवाल ऐसा ही बन सकता है कि सेलों के समांतर क्रम को समझाते हुए तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र निकालिए, ऐसा बन सकता है। या कुल धाराएं पूछ सकता है। तो इसमें आपको I को रिप्लेस नहीं करना, केवल रिप्लेस किसे करना है बच्चों, I1 को और I2 को। और एक्चुअली में I1 और I2 है क्या है, I1 है पहले सेल की धारा, I2 है दूसरे सेल की धारा। तो I1 और I2 दोनों सेल के लिए हैं, तो सेल के लिए तो आप सेल समीकरण लगाइए। देखो सेल के लिए क्या संबंध है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सेल के लिए क्या संबंध है बच्चों, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां से अगर मैं बात करूं I की, तो आई आर बच्चों बन जाएगा E माइनस वी, और यहां से I निकल करके आएगा E माइनस वी अपॉन आर, E माइनस वी अपॉन आर। ठीक है। अब बात करें अगर हम पहले सेल की, पहले सेल के लिए क्या सूत्र बन जाएगा ये देखना। I की जगह तो बन जाएगा I1, पहले सेल का तो आंख पर कितना मान रखा है E1, और टर्मिनल वोल्टेज तो समान है ना बच्चों समांतर क्रम में, तो V1 की जगह V की जगह V1 नहीं आएगा, V ही रहेगा। ये याद रखने योग्य बात है। और आंतरिक प्रतिरोध कितना मान रखा है R1, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। और दूसरे सेल की अगर हम बात करें, तो जो I2 हमें मिला वो हमें मिला भाई कितना, E2 माइनस बी अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? क्या करना चाहिए हमें, समीकरण 2 और 3 से एक में आप मान रख दीजिए, 2 और 3 से मान उठाइए और एक में आप मान जमाइए, देख कितना आता है, जमाइए। I इज इक्वल टू I1 का फॉर्मूला क्या है, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस I2 E2 माइनस वी अपॉन R2। ये सब आपको समझ में आ गया भाई, यहां तक है ना। आप सुनना ध्यान से, पहले तो आप इनको अलग अलग कीजिए। यहां से I इज इक्वल टू अलग अलग भाग दीजिए, कितना आएगा बच्चों, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B अपॉन R2। अब देखो समझदारी वाली बात इसमें है, अगर आपको नेट करंट का समीकरण चाहिए, सुनना ध्यान से, अगर आपको नेट करंट का समीकरण चाहिए बच्चों, तो V की जगह आप IR, क्योंकि यहाँ वोल्टेज IR है,
पैरेलल में वोल्टेज तो बराबर आएगा। तो V की जगह आप IR जमा करके I वाली टर्म को एक साइड लेकर के I निकाल सकते हो। ये होमवर्क है आपका। मैं इसे दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो सुन लो ध्यान से कि आपको V की जगह ओम के नियम से, क्योंकि ये प्रतिरोध का है ना, V बराबर IR, तो जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही V यहाँ रहेगा, उतना ही V यहाँ रहेगा। तो V की जगह आप IR पुट करोगे, I कैपिटल R, फिर I वाली टर्म को आप एक साइड लोगे, I कॉमन लोगे, कुछ लघुत्तम लघुत्तम कट रहे होंगे आप देखना, और एक बढ़िया सा आंसर आ जाएगा I का। एक बात तो ये होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुने। मैं वापस से सेल का वो समीकरण निकालना चाह रहा हूँ, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये थीम निकालूंगा मैं। क्या V अकेला करना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है, फिर देखते हैं क्या समझ में आता है। तो जिन टर्मों में V है ना, उनको मैं एक और लेना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको और इसको दोनों को इधर ले लो। ये इधर आएगा तो V अपॉन R1, और ये आएगा तो प्लस में V अपॉन R2। अरे समझ में आया ना। V वाली टर्म जिनमें विभव आ रहा है वो एक साइड में। यहाँ क्या बच गया बच्चों, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, कोष्टक में लिख दो, और I को उधर ले जाओ तो माइनस का I। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर। आगे देखते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाइए। B आप जब कॉमन लोगे बच्चों तो क्या बचेगा, थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या। V आपने यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर। यहाँ आपने इस कोष्टक का लघुत्तम लिया तो कितना बना, R1 R2। R1 से डिवाइड किया कितनी बार गया, R2 बार। ये बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस कितना I। क्लियर है। इसको सॉल्व कीजिए आगे देखो। V एलसीएम आएगा बच्चों R1 R2, R1 R2, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। आपको तो V को अकेला करना है। आगे देखिए, ऐसा मत करना कि मैं लिख रहा हूँ इस तरह आप पन्ने पे लिखो, स्पेस नहीं है, आप तो सीधा चलने देना, कंजूसी मत करना भाई। V को अकेला करना है तो B अकेला कैसे होगा, आपको डिवाइड करना होगा बच्चों R2 प्लस R1 बटे R1 R2 से। इस टर्म का जब मैं दोनों साइड डिवाइड करूंगा तभी तो B अकेला होगा। तो यहां डिवाइड करूंगा तो बच्चों यहां तो अकेला क्या बचेगा, V। यहां इस साइड में मैंने भाग दिया है R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2 से। यहां तो B अकेला बच गया। फिर इस टर्म का भाग मैं इसमें दूंगा, ध्यान से देखिए, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और क्या बच के तैयार होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे V को अकेला करना है ना, तो जो B का गुणज है उससे डिवाइड कर दीजिए। B का गुणज क्या है, R1 प्लस R2 बटे R1 R2। खुद में भाग दूंगा तो कट जाएगा, केवल B रह जाएगा। दूसरे में भाग दूंगा तो नीचे एलसीएम R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, और जो बचेगा वो ये बचेगा माइनस I। और इसमें डिवाइड करूंगा एक के बटे में तो ऊपर जाएगा तो बच्चों उल्टा हो जाएगा, क्या, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये समीकरण समझ में आया। इसकी तुलना, इसकी आप तुलना कर दीजिए किससे, V इज इक्वल टू E0 माइनस IR0 से। जब आप तुलना करोगे तो आप क्या पाओगे, V की जगह V है, E0 की वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान से देखना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। जो आपका तुल्य विद्युत वाहक बल आ रहा है, तुल्य विद्युत वाहक बल जो आ रहा है वो कितना आया, ये लिख दूं इसके आगे, ये है तुल्य विद्युत वाहक बल। क्या है बच्चों, ये नेट EMF, तुल्य विद्युत वाहक बल। क्लियर। और तुलना को आगे बढ़ाओ, देखो B अपनी जगह था, जो E0 की जगह है वो मैंने बना दिया, माइनस अपनी जगह है, I अपनी जगह है, और R0 की जगह कितना आ रहा है, R0 की जगह कितना आ रहा है, R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2 आया ना। ये है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। क्या है बच्चों ये? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो क्वेश्चन ऐसा हो कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहकबल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकालिए, तो हमारा इस तरीके से आंसर होगा। कुल करंट भी निकाल सकता हूं इसमें। कैसे? कुल करंट का तो वही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू E0 अपॉन R प्लस R0, कैपिटल R प्लस स्मॉल R0। इसमें मेरे जमा देना, अपने आप उत्तर आ जाएगा। कहानी समझ आई? तो ये था सेलों का समांतर क्रम संयोजन। एक बार मैं साइड में होता हूं थोड़ा, है ना, और आप इसे ढंग से अच्छे से पूरा नोट कर लीजिए भाई। चलो करो, हेडिंग लिख दें पहले तो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सबसे पहले तो ये हेडिंग लिखिए, उसके बाद में ये डेफिनेशन लिखेंगे आप यहां तक, फिर आप ये डायग्राम बनाओगे, है ना। डायग्राम के बाद में आप ये लाइन लिख करके और इस तरीके से इसको प्रूफ कर लोगे। ठीक है, करिए भाई। समझ में आ गया हो? ठीक है, आ ही गया होगा। ठीक है, इसमें नहीं आया हो तो वीडियो वापस चला लेना एक बार। इंपॉर्टेंट है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलो करें साफ। नोट कर लिया होगा आपने, है ना। इरेज करता हूं भाई ना, नहीं किया हो तो स्क्रीन पॉज करके पूरा पहले ढंग से लिख लेना, है ना, उसके बाद आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पैरेलल क्रम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके ऊपर, है। देखिए ध्यान से आप। सबसे पहले मैंने ये देखा, डायग्राम हमने ये बनाया था, वापस से बनाता हूं आपको समझ के लिए। पहला सेल, इसका विद्युत वाहकबल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1। दूसरा सेल, इसका विद्युत वाहकबल E2 आंतरिक प्रतिरोध R2। ये बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहाँ? बाह्य प्रतिरोध से, और जो कितना है? कैपिटल R है। क्लियर है? तो इसमें जो E नेट निकल करके आया, चर्चा थोड़ी सी करते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल पर। तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र निकल करके आया है ना, वो क्या निकल करके आया है? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ठीक है। अब अगर दोनों सेल समान हो जाए, जो सेल आपने समांतर क्रम में जोड़े हैं उनका विद्युत वाहकबल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों समान हो। मान लीजिए कि माना E1 और E2 बराबर हैं और ये E के बराबर है। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा देखना। आंतरिक प्रतिरोध समान भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। जिन सेलों को मैं समांतर क्रम में जोड़ रहा हूं, कंडीशन मैंने केवल क्या ली है कि E1 और E2 कैसे हैं? बराबर। तो आप देखना E0 मतलब तुल्य विद्युत वाहकबल कितना आएगा बच्चों? E1 की जगह आप E जमा दीजिए, R2 है ये। E2 की जगह भी आप E जमा दीजिए, ये अपना R1 है ये। और नीचे आएगा बच्चों R1 प्लस R2। तो आप पाओगे अगर मैं ऊपर से E कॉमन ले लूं तो ऊपर बन जाएगा R2 प्लस R1, और नीचे कितना है? R1 प्लस R2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E0 का मान कितना आएगा? E समझने वाली बात है, ये ध्यान से देखना कि अगर समान विद्युत वाहकबल के कितने भी सेल हों
यहाँ 2 लिए हैं, 200 क्यों ना हो, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो नेट विद्युत भागफल उनमें से किसी एक के बराबर आता है। कहने का मतलब अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, देखो यहां बनाता हूं, ये सेल है भाई, इसका विद्युत भागफल E है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है। फिर ये सेल है, इसका विद्युत भागफल भी E है और आंतरिक प्रतिरोध इसको कोई नया मान लीजिए आप R2, अलग अलग मान लो आंतरिक प्रतिरोध, चाहे समान मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। EMF मेरे इक्वल माने हैं और बच्चों ये जुड़ा हुआ है कैपिटल R से, क्लियर है। अब आपको कुल जो इसका EMF होगा ना, EMF वो आएगा E, याद रहे इसका EMF कितना आएगा E। अगर सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं EMF कितना आएगा E। और रही बात आंतरिक प्रतिरोध की, तो वो R1 R2 समांतर में है, तो ऊपर गुणा और नीचे इनका योग। बात समझ में आई सबको? नोट कर लो। चलो भले यहाँ इस बात को लिख लेना, लिख सकते हैं इस बात को कैसे कि यदि समान विद्युत भागफल कैपिटल E के n सेल कितने भी हो सकते हैं समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में, तो तुल्य विद्युत भागफल E होगा। और रही बात आंतरिक प्रतिरोध की, तो वो समांतर क्रम के अकॉर्डिंग आप सेट कर ही सकते हो। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन पॉज करके पूरा ढंग से आपने लिख लिया है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये थे सेलों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं इनके कुछ। मैं एग्जाम्पल नंबर 5.13 तक आपको करवा चुका हूं। चर्चा करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है बच्चों 5.14, इसको देखते हैं हम ध्यान से क्या कहता है। देखिए इसकी भी सुनो भाई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5.14 पढ़िए। चित्र में 2 आदर्श बैटरियों के 2 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, फटाफट देखें रफ्तार में। एग्जाम्पल नंबर 5.14, नेगेटिव पॉजिटिव और यहां प्रतिरोध, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये, और यहां प्रतिरोध, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये भाई साहब 4 ओम के हैं, ये भाई साहब 2 ओम के हैं, ये 9 वोल्ट का है और ये 6 वोल्ट का है, ठीक है। बोल रहा है कि बहने वाली धारा का मान निकालिए, हमें आई निकालना है बच्चों। तो आई निकालने का सूत्र तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। पहले से करो, आप इस सर्किट का ई नेट निकालो। ई नेट का मतलब होगा नेट ईएमएफ कुल विद्युत भागफल। तो आप देखो 9 वोल्ट की और 6 वोल्ट की जो बैटरी है ये सपोर्ट करेंगी कि अपोज करेंगी भाई, श्रेणी में है ना। तो या तो E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2। मैं देखा कि 9 इधर करंट देगी, 6 इधर करंट देगी, इनमें तो लड़ाई होगी आपस में, कौन जीतेगा? 9 जीतेगा 3 मान से। तो जो ई नेट आएगा ना बच्चों वो आएगा 9 माइनस 6, 3 वोल्ट। समझ में आ गया होगा, क्लियर। करंट इसके अकॉर्डिंग बहेगी बच्चों, तो इधर से निकलेगी करंट, जो भी करंट होगी, और वो यहां से होती हुई वापस चल जाएगी। अब आप देखोगे कि इन दोनों में करंट सेम है, 2 ओम और 4 ओम में। 2 बैटरियां 9 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 9 वोल्ट की जीतेगी कुश्ती को 3 मान से। करंट 9 के अकॉर्डिंग बहेगा, 9 के अकॉर्डिंग का मतलब करंट ये ऐसे 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 बहेगा। तो क्या इन दोनों में करंट सेम जाएगा? बिल्कुल सेम जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो जो आर नेट निकल करके आया, नेट रेजिस्टेंस निकल करके आया, इंटरनल नहीं दिया है, सिंपल ही दिया है। तो 2 सीरीज में R1 प्लस R2 6 ओम। बात करें हम आई की, तो ये बन जाएगा ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट कितना है? 3/6। तो जो करंट भाई साहब आए वो आए 0.5 है।
इस सर्किट में बहने वाला करंट होगा बच्चों 0.5 एम्पियर। क्लियर? छापो चलो। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल 9 की, जो हमारी किताब में क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न नंबर 9। आंकिक प्रश्न नंबर 9 पेज नंबर 117 पर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक, वाली कार है जिसमें सीसा संचायक सेल मतलब द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल का उदाहरण है सीसा संचायक सेल, क्योंकि कार की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज भी होती है और चार्ज भी होती है, जिसमें दोनों प्रक्रिया है, वही तो सेकेंडरी सेल है। उसका विद्युत वाहक वाला है भाई साहब 12 वोल्ट। आपको ई की वैल्यू दे रखी है कितनी? 12 वोल्ट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर की वैल्यू है बच्चों 0.4 ओम। तो बैटरी द्वारा ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? आई। मैक्सिमम करंट नहीं चाहिए बच्चों, मैक्सिमम करंट चाहिए। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करंट का सूत्र क्या होता है? करंट का सूत्र है I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये तो पढ़ा रखा है भाई आपको मैंने। अब करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम कब होगा बच्चों? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। धारा अधिकतम कब होती है? जब प्रतिरोध कैसा हो? न्यूनतम। अब देखिए ई तो हमें गिवन है, चेंज नहीं कर सकता। स्मॉल r गिवन है, चेंज नहीं कर सकता। चर्चा करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, बाह्य प्रतिरोध पर। तो बाह्य प्रतिरोध कम से कम होगा, ध्यान से सुनना, बाह्य प्रतिरोध कम से कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R कम से कम कितना हो सकता है? 0। कोई भी प्रतिरोध कभी नेगेटिव में नहीं आता। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। तो मैं लिखूंगा I मैक्सिमम होगा एक ही शब्द होगा यदि कैपिटल R 0 हो। तो भैया कैपिटल R को 0 जमा दे, सूत्र बन जाएगा E अपॉन स्मॉल r। E कितना है? 12, स्मॉल r है 0.4। तो जो करंट निकल के आया वो 30 एम्पियर निकल के आया, मतलब मैक्सिमम करंट। ध्यान रखना, इसमें से जो मैक्सिमम करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा बच्चों? 30 एम्पियर निकलेगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों यहां तक था सेल के बारे में। हमने 3 लेक्चर लिए हैं सेल में। तीनों लेक्चर आपके एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। सेल इंपॉर्टेंट है। अब जो बचा हुआ पार्ट है, लगभग 1 से 2 लेक्चर का चैप्टर बच रहा होगा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको पूरा कर लीजिए और स्क्रीन पॉज करके भैया इसमें से जो भी उचित, अच्छा, सुंदर, सुशील, टिकाऊ लगे उसे आप लिख लीजिए। ठीक है? धन्यवाद बच्चों।